कर लूं। तो पहला राउंड तो ये है कि सज्जाद साहब के जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके कोलीग्स हैं, डॉक्टर वसीम के साथ मेरी बात हुई थी, शायद वो ज्वाइन करें। तो इनसे हम थोड़ी सी गपशप करेंगे। पहले राउंड में 30 मिनट का होगा। सेकंड राउंड जो है वो हमारे डिस्कसेंट हैं, जो डिस्कशन पैनल है, जो सज्जाद साहब के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग से। और 30 मिनट का ये सेकंड राउंड होगा। और आखिरी राउंड जो है हस्बे साबिक जो है, हमारे जो मेंबर्स हैं हाउस को हम ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। थोड़ा बहुत इसमें जाहिर है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, लेकिन अगर हम ये करें कि बाकियों को भी मौका दें और ज़्यादा उसको बात को लंबा ना करें, तो उसके लिए कुछ एहतमाम तो हमने किया है। पहले मैं शुरू करता हूं। जो पहला राउंड जो है, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सज्जाद साहब के जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं। मैं शुरू करूंगा, जो मुझे नजर आ रहे हैं, नवीद रजा बुखारी साहब से ही करूंगा कि आप किस तरह से सज्जाद साहब का जो इम्पैक्ट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे और आपकी पर्सनल लाइफ, वो यूनिक इम्पैक्ट जो है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा सब दोस्तों के लिए अपना तारुफ भी करवा दें और फिर आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करें। नवीद रजा बुखारी सर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद साहब को मैं तो बड़े अरसे बाद, कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 35-36 साल हो गए हैं, देख रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इनका स्टूडेंट रहा हूँ। 86 to 88 मेरा सेशन था हमारा। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता करे और इनको इसी तरह जैसे अब हैं वैसे रखे। मैंने इनके साथ 2 साल हम यानी पढ़ते रहे, इनसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाते थे हमें। तो बहुत कुछ सीखा इनसे। इनका पढ़ाने का अंदाज माशाल्लाह बहुत ही आला था। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट जो है ये हमारे टीचर्स थे। इनका स्टाइल, इनकी इंग्लिश, मैंने पहले भी बात की, इनका सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप, और बड़ी प्रिपेयर होके आते थे, बड़ा मेहनत करके आते थे, बगैर किसी किताब के, किसी हेल्प के। ये पूरा लेक्चर घंटा 1.5 घंटा मतलब लेक्चर देते थे। तो हम तब से ही ज़ाहिर है इनसे इंस्पायर थे और इनको एडमायर करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब है कि उसके बाद यहाँ से एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद फिर लॉ किया मैंने, और फिर मैं सिविल जज बना, आजकल सेशन जज हूँ। तो पर्सनल लाइफ में भी जाहिर है कि ये जो चीज़ें इंसान के अंदर एक लड़ने की जुस्तजू है और एक पूरी प्रेपरेशन है, मैंने तो ये चीज़ें इनसे ली कि भाई गिव अप नहीं करना, और अपनी पूरी जो एफर्ट्स हैं, वो जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, वो पूरी तन मन धन उसके ऊपर लगा के। ये मैंने सज्जाद साहब से सीखा, क्योंकि उस वक्त फील्ड मेरी बदल गई पॉलिटिकल साइंस करने के बाद। तो मेरा सर से कोई डायरेक्टली राब्ता नहीं रहा। आपके तो ख्याल, बाकी दोस्तों के तो ख्याल जिनके सर से राब्ता है, उनके ख्याल खैर खैरियत इनकी पता लगती नहीं थी। खुशी हुई आज सर आपको देख के, माशाल्लाह आप जैसे पहले थे वैसे ही हैं। थोड़े से कमजोर लग रहे हैं मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे ख्याल में बाकी दोस्तों को भी आप, मेरी इंस्पिरेशन तो यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवीद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तारिक जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तारिक साहब, आपसे भी यही सवाल है। अगर आपने सवाल नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, आप मैंने सवाल भी सुन लिया है, और जी जी, नबीद साहब ने जो बातें की हैं वो मेरे वाली बातें कर दी हैं जो मैं करना चाहता था। नहीं आप कोई और तो उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अपना तारुफ भी थोड़ा हाँ, सा दो तारिक साहब करवा असल में दें। हम हाजी तारिक रूममेट थे, साहब, तो मैंने, ये नकल भी मारते हैं। हाँ जी, मैं इस वक्त नेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ। नेशनल बैंक मैंने ज्वाइन कर लिया था इसके बाद, अगरचे मेरा डायरेक्ट बैंकिंग से रिलेशन नहीं था, लेकिन बारह वो एक एग्जाम हुआ और जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था वहीं काम आया और मैंने ज्वाइन कर लिया बैंक। तो आजकल मैं हेड कर रहा हूँ इसको, स्पेशल एसेट्स मैनेजमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जो पुराने और जो डिफॉल्टेड लोन, क्लासिफाइड लोन्स होते हैं उनको डील करता है, उसको मैं हेड कर रहा हूँ इस वक्त। तो मैं तो डायरेक्ट सजाद साहब की क्लास में रहा हूँ और उनको देख के आज खुशी हुई है। बल्कि मैंने तो उन्हें कमजोर भी उस तरह नहीं पाया, मैंने माशाल्लाह उनको बड़ा ठीक समझाया कि माशाल्लाह इस वक्त इस एज में भी वो बड़े ही उनके जो लाइफ चेहरे पे नजर आती है, बड़े एनर्जेटिक मतलब मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैंने तो उनसे जिंदगी में जो सीखा वो बड़ा आर्टिकुलेट बहुत ज्यादा थी, जो मुझे बाद में पूरी जिंदगी में ये चीज काम आई
कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत आर्टिकुलेट होते थे। क्लास में कभी उनसे कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि जिससे जरा भी ये शायबा हो कि वो कहीं अपनी बात से हट रहे हैं, अपने मौजू से हट रहे हैं, या जो वो बात कर रहे हैं उस पे उन्हें यकीन नहीं है या उसके बारे में किसी शक का शिकार है। ये नहीं होता था। ये बहुत जबरदस्त एक खूबी थी जो हमने इनडायरेक्टली, कोई जानबूझ के नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जब भी किसी जगह बैठे, जब भी किसी मीटिंग में बैठे, जब भी किसी इंटरेक्शन में बैठे, तो ये उनकी खूबी जो है ना, ये हमारे ऊपर असरअंदाज हुई और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आया कि हमने बहुत ऑर्गेनाइज जो है ना अपने आप को रखने की कोशिश की इनडायरेक्टली। यानी वो कोई मैंने सोच के नहीं कि मैंने ऐसे होना है, लेकिन चूंकि उनसे पढ़ा और उस दौरान जो इम्पैक्ट जिन पे आया वो यही था कि अपने आप को बहुत आर्टिकुलेट रख के और अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रख के जो है ना वो बात करनी है और अगले की बात सुननी है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में। जी जी जबरदस्त। तारिक साहब कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, माशाल्लाह मैं बाकी लोगों को सुनना चाहूंगा, सजाद साहब को सुनना जी, चाहूंगा। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा रफीक आबद साहब, रफीक साहब भी हमारे क्लास फेलो थे। रफीक साहब आप इस क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अपना इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा दोबारा और थोड़ा इसको एड्रेस भी कीजिएगा। जी रफीक आबद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं शाहद अनवर का क्लास फेलो, तारिक ज़फ़र का, नवीद रज़ा का क्लास फेलो हूँ और सज्जाद नसीर साहब का भी डायरेक्टली स्टूडेंट रहा था। और उस वक्त हम भी नौजवान थे, लेकिन सज्जाद नसीर साहब हमसे भी जवान थे माशाल्लाह। और बिल्कुल। अब भी अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ अमान में रखे और अच्छी सेहत अता करे। उनके चेहरे का वही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है जो पहले होता था। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आया। कि सज्जाद नसीर साहब जो थे वो, मैं समझता कि किसी की खुशामद नहीं करते थे। वाह। वो बड़े अपने मामलात पे डटते थे और वो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता था, उसमें किसी किस्म का कोई शायबा नहीं था। और वो अपनी क्लास को भी ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रखते थे। और मुझे उनके बड़े, वो जो उनका स्टाइलिश व्यू होता था वो अब भी मुझे याद आता है कि वो जब कहते थे कि पैरोकियल पैरोकियल अप्रोच, रेप्रोशमा। तो अब भी एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि हम कहते हैं कि सज्जाद नसीर साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। और उस वक्त वो इस तरह फरावानी से इंग्लिश बोलते थे कि बड़ी हैरानगी होती थी। और अल्लाह तबारक ताला उनको हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको सलामत रखे और हम उनको देखते ही रहे। और ये शाहद अनवर की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है कि शाहद ने हमें इकट्ठा किया और आज सज्जाद नसीर साहब का चेहरा देखना भी नसीब हो गया हमें। थैंक यू। जी बहुत बहुत माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। मेहरबानी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मसूद साबर साहब हैं हमारे साथ। मसूद साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मसूद साहब आपने सवाल सुन लिया? अगर नहीं तो आई कैन रिपीट फॉर यू। और मसूद साहब सज्जाद साहब के स्टूडेंट हैं सिविल सर्विस जी एकेडमी में। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? थैंक यू। सर बहुत अरसे बाद आपको देखा, बहुत खुशी हुई। मैडम ताबाना हमारी डायरेक्टर रही सिविल सर्विस एकेडमी में, हमने उनसे भी पढ़ा है और आपसे भी हमने पढ़ा है, लेक्चर्स लिए हैं एंड स्टिल रिमेम्बर। आज तक हम याद करते हैं किस खूबसूरत तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, समझाया, पढ़ाया हमें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपको सलामत रखे। बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा में। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा सज्जाद साहब के बेटे जो हैं सलमान साहब, लगता है हमारे साथ है। सलमान साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी मैं साथ हूँ। सलमान साहब आप नजर आ बिल्कुल। सकते हैं? अच्छा आप दो जगह पे लोगे। जी सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपने सलमान साहब सुने ये हम जो स्टूडेंट्स के जो कुछ रिमार्क्स थे वो सुने होंगे आपने। बिल्कुल। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आप बेटे की हैसियत से आप पे क्या इम्पैक्ट है और क्या मतलब आपने क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या यूनिक इम्पैक्ट क्या है सज्जाद साहब की वजह से? तो मेरे पास तो आई थिंक एक सीरियस एडवांटेज है क्योंकि मेरे साथ टाइम भी ज़्यादा गुजरा है, मुझे हम्म। गाइडेंस भी ज़्यादा मिली है और कई साल
अब तो माशाल्लाह चलें, जब से होश संभाला 35 इयर्स, तो मैं कह सकता हूँ कि अब्बू के साथ गुजरे हैं। और बहुत सारी बातें जो मैं सुन भी रहा हूँ वो खुद भी फील करता हूँ। आपसे पहले भी बात हुई शायद साहब, तो मैंने ये, आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जी जी। आप कहेंगे। तो एक तो ये आर्ट ऑफ ओरेशन जिसका जिक्र कर रहे हैं सब, आई थिंक वो एक एक स्टैंड आउट पॉइंट है अबू का। जब बड़े हुए तो अबू के कुछ लेक्चर्स में इन्होंने वैसे ही कहा एक दफा कि आओ जरा देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। तो आई वेंट विद हिम, आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम, एक सेमिनार था इन नेपाल, काठमांडू। तो उधर मुझे साथ ले गए एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली। तो उधर मैंने पहली दफा इनको पब्लिक स्पीकिंग करते हुए देखा। और जो मुझे चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक आउट की एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज द वे दैट ही ग्रैब्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। एक तो उनकी ओरेशन, और दूसरा हिज कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज। और एक और चीज बड़ी यूनिक है जो मैंने कोशिश की है उनसे पिक करने की, और वो ये एक पॉज है। हाँ, क्या बात की सारी आपने। ऑडियंस उनके हाथ में होती है और वेट कर रही होती है अगले अल्फाज के लिए। वाह। वो एक इनकी बड़ी डायनामिक वाह। और यूनिक सी चीज थी। बाकी जो दूसरी चीज मैं कहूंगा प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी जो सीखा अबू से इज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, आई थिंक। कि हमेशा सच का साथ देना है, और बेशक अपने डिसएडवांटेज पे भी हो आपकी ये बात, बेशक आपका नुकसान हो रहा हो। तो इन्होंने करके दिखाया भी अपनी जिंदगी में, एंड ही फेस्ड सम डिफिकल्टीज बिकॉज हमेशा सच का साथ दिया, राइट पाथ पे रहे, और वही इनकलकेट हमें किया। और हम भी कोशिश करते हैं कि लिव अप कर सकें इनके, और फिल कर सकें बहुत बड़े शूज जो ये हमारे लिए छोड़ गए। ठीक। तो ये दो चीजें आई थिंक यूनिक हैं अच्छा, जो मैं ये बिल्कुल। जो सलमान आपने पॉज की बात की है ना, ये मैंने पर्टिकुलरली नोटिस की है। ये जो एक रिफ्लेक्शन के लिए, अच्छा, सज्जाद साहब की जो यूनिकनेस थी ना, वो आर्ट ऑफ डायलॉग था। और उसमें जो, मतलब खुद कुछ भी सुजेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन करते थे। और उसमें जो पॉज होता था बड़ा कैलकुलेटेड होता था। इसके बहुत से वाकयात हैं, मैं उसकी डिटेल में मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कम बोलूं, बाकी दोस्तों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। इकबाल हैदर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। इकबाल साहब, भट्ट साहब, इकबाल हैदर भट्ट साहब। भट्ट साहब आप अस्सलामुअलैकुम। हैं? जी जी, सलाम वालेकुम। भट्ट साहब आप नजर नहीं आ रहे, आवाज अभी आई है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप नजर नहीं आएंगे मुसलसल, या आएंगे? वो कर रहा हूँ, उसको पता नहीं है हो नहीं रहा। अच्छा। एक अच्छा। दफा तो नजर आ जाए यार भट्ट साहब। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो ना भट्ट साहब आपके कुछ क्लास फेलोज भी हैं, सज्जाद साहब भी बैठे हैं। जी तो जी जी। सवाल मीन भाई मैं बोल दूं, जो सब जिसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजीब भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा भट्ट साहब, सवाल ये है कि सज्जाद साहब का यूनिक इम्पैक्ट जो आपकी जो पर्सनालिटी पे, आपकी अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे क्या था? आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? एक तो अपना तारुफ भट्ट साहब करवाइएगा थोड़ा सा, मुझे तो पता है, बाकी दोस्त बहुत से नए हैं। और दूसरा फिर आप इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी भट्ट जी मैं इकबाल हैदर हूँ, और मैं एनजीओ वगैरह के साथ काम करता हूँ, और काफ़ी अरसे से यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैंने यूथ पॉलिसी एनालिसिस में काफ़ी काम किया है, और इस तरह के काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर सज्जाद नसीर का ये है कि एक ये है कि उनका एक जो मुझे लगता है कि उनका उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ राग़िब करने में। एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि वो मतलब वो जैसे होता है ना कि एक जिसे आइन पढ़ाते थे या
जो शिफ्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि तो वो उसकी तरफ मतलब बाकायदा पॉलिटिक्स को समझने में उसकी तरफ शायद वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और ठीक। बड़ी रग़बत होती है और वो बहुत मतलब उनका बड़ा असर इस लिहाज से रहा है कि बंदे को मज़ा आता है कि अच्छा उसको लगता है कि इट्स समथिंग टू बी वैल्यूड और ये कि और फिर ये कि ज़ाहिर है सुजान सी साहब का जो स्टाइल भी जिस तरह से वो भी जिस तरह से अट्रैक्ट करता है और उससे भी उसके असर में भी बंदा जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा नॉट जस्ट एज एज बुक लर्निंग पर पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाता है इश्यूज में और ये उनका एक मुझे लगता है कि उनका बड़ा है और मुझे तो अपने सेंस में लगता है और मेरे लिए ये था मैं जब वहाँ गया था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से गया था वहाँ पे तो मेरे लिए एडेड ये भी लगता था मुझे उनकी बातों से गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत याद आता था तो सो वो काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस था मेरे पे भी और दोस्तों पे भी बिल्कुल ठीक। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, जी बहुत शुक्रिया जी। जी सर। हेलो। अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं, मुझे लगा शायद। अच्छा, असद आप सुन पा रहे हैं? सज्जाद साहब, आपके लिए आपके एक खास जो स्टूडेंट रहे हैं जो आजकल स्टॉकहोम में हैं, उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा आपके लिए, तो वो हम चलवाते हैं अभी। सज्जाद साहब, जी तो मैं असद पूरा प्ले करो। हाँ बैठे जी, पहचानता हूँ उनको। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इश्तियाक अहमद। मैं एक पॉलिटिकल साइंस। साउंड आ रही है? सब कंफर्म कर सकते हैं एक दफा? आ रही है, आ रही है। मुझे आवाज आ रही है, बड़ी मेहरबानी। पढ़ाता रहा। आई रिटायर्ड एज प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। मुझे जब ये खबर बताई गई, ये शाहिद अनवर साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम एक मीटअप विद वेनरेबल प्रोफेसर सज्जाद नसीर अरेंज कर रहे हैं 26 अक्टूबर को, तो आप उसमें हिस्सा लें और अगर किसी मजबूरी से आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते तो कोई पैगाम आप भेजें। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि सज्जाद नसीर साहब मेरे टीचर रहे 1968-70 में। उन्होंने हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर पढ़ाया और बाद में जब मैं खुद एकेडमिक बन गया और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो है मेथड, द कंपैरेटिव मेथड, उसको मैंने अपनी रिसर्च में बहुत इस्तेमाल किया है। मेरी एक किताब स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्परेरी साउथ एशिया इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ how the comparative method is the closest we can come to scientific study of politics. सज्जाद नसीर साहब के साथ एक रिश्ता जो बना वो शुरू में स्टूडेंट टीचर, he was very young, but उस जमाने में भी he was very caring, very responsible. मुझे याद एक दफा उनके घर में गया था, ये रहते थे और रेलवे स्टेशन के पास इनके वालिद साहब जो है रेलवे में काम करते थे, तो दैट्स वेयर आई मेट वेन टू गेट सम गाइडेंस। ही वाज ऑलवेज सो विलिंग टू हेल्प और उनकी इंस्पिरेशन ही है कि हमारे जैसे लोग फिर आगे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही बने। तो प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, थैंक यू सो मच
for being a teacher of mine. Your influence on me has been most benign and I would say enlightening. Thank you so much. सज्जाद नसीर साहब के साथ Thank you. मुलाकात Appreciate this. कई मौकों पे हुई। तकरीबन जब भी मैं पाकिस्तान आता रहा तो हमारे जो है ना क्लास के पेट्रॉक जिसे मैं कहता हूँ एंकर फयाज बेदान, उन्होंने हमेशा टीचर्स को स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। इसके अलावा एक दफ़ा सज्जाद नसीर साहब स्टॉकहोम आए और ये मेरे पास ही रहे और आवर फैमिली दैट गॉट टू नो हिम क्लोजली। बाद में मैं रोम इनके पास गया एंड आई मेट हिज फैमिली। तो इस तरह का हमारा रिश्ता है। और एक दफ़ा हम दोनों वी वर वेरी क्लोज टू डेथ, जिसे कहते हैं ब्रश विद डेथ, एंड दैट इज आई हैड कम टू अ कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली जिसमें सज्जाद नसीर साहब पाकिस्तान से, तारिक रहमान साहब और प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब आए हुए थे और बाकी लोग भी थे। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद हम DIA की फ्लाइट दिल्ली से लाहौर आ रही थी। जब ये लैंड करने लगी लाहौर एयरपोर्ट पे तो उसी मौके पे वो हेल स्टॉर्म शुरू हो गई और जिसे कहते हैं वो गेड़े पहने। हाँ जी, मुझे उर्दू का लफ्ज एकदम याद नहीं आ रहा। तो वो इतनी इंटेंस थी कि अगर जहाज लैंड कर जाता, आई थिंक वी वर ओनली अबाउट 200 मीटर्स अबव द टारमेक, वो जो होता है रनवे, तो इतनी इंटेंस थी कि अगर लैंड करता तो जो जहाज है वो इट वुड हैव क्रैश्ड इनटू thousands of pieces, maybe millions of pieces. बट जो पायलट साहब हैं उन्होंने एट द लास्ट मोमेंट जहाज को ऊपर ले गए। जहाज आपको पता है जो पैसेंजर प्लेन होता है वो सीधा कभी नहीं ले जाते, आप एक इस एंगल पे लेके जाते हैं, बट ही डिड इट एंड ही सक्सीडेड। उसके बाद जहाज का टर्न इस तरह लगा कि हम इंडिया वापस जा रहे हैं। तो मुझे याद है कि हम तीनों एक ही इकट्ठे बैठे हुए थे, मोहम्मद वसीम, मैं और सज्जाद नसीर। तो हमने तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे। जहाज जब इंडिया की तरफ गया तो वसीम साहब कहने लगे कि शायद ये जहाज जो है ये हाईजैक हो गया। फिर वही जहाज जो है मुड़ा और इट स्टार्टेड फॉलिंग, ये बिल्कुल लग रहा था ये गिर रहा है। तो वो एक एयर पॉकेट में फंस गया था। एयर पॉकेट में फंस जाने के बाद अक्सर द एंड कैन बी टेरेबल, लेकिन somehow we got through, मुल्तान लैंड किए और उसके बाद आज ये वक्त आ गया है इतने जमाने के बाद। तो मुझे याद है हम तीनों ने हाथ पकड़े हुए थे एंड वी सर्वाइव्ड दैट ordeal. It could have been the end of us, but as nature would have it, we are still around. तो सज्जाद नसीर साहब, मैं आपको I wish you a very long life, many years ahead. मैं शायद अनवर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इनवाइट किया, और सारे कोलीग जो वहाँ पे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये सज्जाद साहब, आपने सुन लिया, आपके स्टूडेंट भी हैं और आपके साथ दोस्त भी रहे, बाद में कोलीग भी रहे। सही। तो सज्जाद साहब की एक खास बात ये होती थी कि ये इनकरेज करते थे जब हम ग्रेजुएट करते थे कि भाई अब आप स्टूडेंट के तौर पे बिहेव करना बंद कर दें, अब आप कोलीग्स हैं। सही। तो ये मेरे हिस्से का जो फर्स्ट राउंड था सज्जाद साहब, ये कंप्लीट हो गया। अब आप सुपुर्द हैं हमारे पैनल के, और मैं जी। थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। ये डॉक्टर साजिद खान है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के उस्ताद हैं, और डॉक्टर शाजिया हैं, ये कराची में बैरिया यूनिवर्सिटी में एथिक्स पढ़ाती हैं, जी। और डॉक्टर सनोबर अल्ताफ हैं, ये इस्लामाबाद में होती हैं, इनका सब्जेक्ट जो है वो उर्दू लिटरेचर है।
और इसके अलावा सुबूख सैयद हैं, ये चूंकि आप मीडिया में बड़ी आपकी प्रेजेंस रही तो मैंने कहा किसी को मीडिया से भी बुलाएं आपके लिए। सही। तो ये जियो टीवी में होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे करते हैं। और ये एक नौजवान है सज्जाद साहब, ये असदुल्ला, हाँ ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन से नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है कोई डिफरेंट सा कोई सवाल करेगा पंगे वाला आपसे, और ये करेगा भी शुरू में इसलिए कि इसने फ्लाइट पकड़नी है। तो मैं अब आपको इस पैनल के सुपुर्द कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 30 मिनट का जो सेकंड राउंड है, उसके बाद जी, फिर हम वापस ऑडियंस में आएंगे। तो लेकिन जी पंगा ओवर होना टू बड़ा जरूरी है। जी। पंगा होना बड़ा जरूरी है। पंगा होना बड़ा जरूरी है। तो जी ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ओवर टू आवर पैनलिस्ट सर। और ठीक है जी, आप शुरू करें जैसे आपकी है मर्जी। असदुल्ला आप कर लो, और फिर आपने चूंकि फ्लाइट पकड़नी है तो फिर उसके बाद डॉक्टर साजिद कर लेंगे टेकअप इसको। कहने लगा था अगर पंगे वाला सवाल करना था तो शफीक चौधरी से करवाना चाहिए था ना, मैं तो बिल्कुल सा ठीक है। सवाल। जी अच्छा नहीं, बच्चे। मेरा मेरा क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत लिमिटेड सा है, तो मैंने कहा था कि मैं बहुत बेसिक से सवाल करूंगा जो मेरे लिए रेलेवेंट हो। मेरे जैसे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके लिए हो सकता है रेलेवेंट हो, जैसे हो सकता है साथ के लिए रेलेवेंट हो ये वाला सवाल। सवाल सही। मेरा कि एक खास प्रोफाइल है जो थोड़े से एम्पावर्ड पाकिस्तानियों की प्रोफाइल है, 20 से 22, 24, 25, 26 साल के लड़के, मेरी एज के। सही है, मैं 22 का हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ कंपनीज चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप चला रहे हैं। सही है। सही। पॉलिटिक्स में इनको सही। इमरान और नवाज शरीफ के अलावा नाम भी नहीं पता। सही है, और मुझे भी नहीं पता। तो इस तरह के लोगों के लिए पॉलिटिक्स में दो सवाल हैं, डबल साइडेड सवाल है। पहला सवाल ये कि अवेयरनेस के लिए कहाँ से शुरू करनी चाहिए आपके ख्याल से, क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया का तो हम नहीं सुनते। सही है, और ना मानते हैं, क्योंकि हम उसको ऑथेंटिक नहीं समझते या उसको न्यूट्रल नहीं समझते। तो देखिए, सवाल हाँ या तो आप पेश करें तो मैं उसके हाँ मुकाबले से जवाब देता हूँ। हाँ, लेकिन यस अगर आपके आइडियाज कोई हैं, कोई एक यस, इम्पोर्टेंट की बात जो है मुझे बताए, तो मैं उस पर फिर आपसे गुफ्तगू डन। करूँ। मैं पूरा वो कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ नंबर कर टू। रहा हूँ। नंबर नंबर टू, टू। ये नंबर दो सवाल थे। सही है, एक अवेयरनेस थी कि सीखना कहाँ से शुरू करें, और दूसरा सवाल ये था कि अगर कंट्रीब्यूट करना हो टुवर्ड्स पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी या टुवर्ड्स पाकिस्तान ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान में पैसे भेजना बाहर से, जो एक काम में आता है। सही है। मैं अभी कंट्रीब्यूट जो है उसको छोड़ देता हूँ कि अच्छा आज कुछ सही। सज्जाद साहब आपको सवाल, आपने यू गॉट द क्वेश्चन? जी, मैंने सुना तो है। जी जी। तो मैंने कहा था कि वो चीज जो है इस प्रेजेंट है, उसके हवाले से तो बात करो, तो पास्ट जो है उस पर मैं क्या बात करूं, क्योंकि वो तो जिक्र जो है उसका करना नहीं है। लेकिन हम्म प्रेजेंट जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर तुसी पूछना चाहो कि क्या हम्म, होना चाहिए, कैसा होगा, क्यों सही है। करूँगा, तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ। सज्जाद साहब मैं अगर क्वेश्चन मैं अगर आप बाहर से भी अगर आप गए हैं, अमेरिका से गए हुए हैं या किसी हम्म और जगह से भी गए हैं, तो वहां से भी आप आए हैं, तो सवाल तो ये है कि मुझे आप पूछिए कि मैं क्या पूछूं, कि मैं इसका कौन सी बात जो है उस पर गुफ्तगू करूं। मुझे मैं लग रहा मैं है कोई मैं कनेक्शन का इशू आ रहा मैं है। क्वेश्चन जरा रिपीट करता हूँ सज्जाद साहब। क्वेश्चन असद ये पूछ रहा है कि अगर हम पॉलिटिक्स को समझना चाहें तो हम कहाँ से शुरू करें? मीडिया पे तो हमें ट्रस्ट नहीं। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू ठीक समझ डेवलप आवर कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स? दिस इज द क्वेश्चन ठीक एक्चुअली। समझ कहते हैं। जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, तो पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त जिस तरह गुजर रही है और बड़े नीचे की तरफ से चल रही है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके बात करना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त हर चीज जो है वो डाउनफॉल पे जा रहा है, और इस वक्त किसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही है। मुझसे आप पूछें कि डेमोक्रेसी या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इस पे क्या गुफ्तगू करूं, तो मैं कहूंगा कि इसलिए जो हालात हैं उसमें तो कुछ नहीं होगा, ना होने वाला है, और इसकी कोई मुमकिन नहीं है। सही लिहाजा है। इससे कहना कि मुझे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बताऊं कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, तो इस हम्म वक्त पॉलिटिक्स जो है सच डिक्लाइन में है। और जो हम्म डिक्लाइन में है, तो इस सूरत में सवाल तो ये है, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले तो था, लेकिन आजकल के वक्त डेवलपमेंट एज सच
वो इस वक्त मौजूद नहीं है, बल्कि टूट रही है। और जब टूट रही है तो फिर ऐसी सूरत में कोई ऐसी और चेंज वो एटलीस्ट लाइकली इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ चीन इस वक्त बैठा है जो ऊपर बैठा हुआ है, बाकी अदरवाइज तो जितनी स्टेट्स हैं उनके हालात जो हैं कोई अच्छे नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट करें, ये सब कह रहे हैं कि मैं बताऊं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, तो मेरी गुजारिश ये है कि जनाब पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वक्त। मैंने बहुत चलाई है, बहुत पढ़ाई है, पिछले 70 साल पढ़ाया है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नहीं रही है। और इस वक्त जो जैसे मैंने कि डिक्लाइन में है, तो इस सूरत में पॉसिबल नहीं है कि ये कोई इस वक्त कोई, और अगर आपके जहन में है कि आप इस वक्त क्या करेंगे, कि क्या आप यहाँ जो चेंजेस हो रही हैं तो किसी एक चेंज जो है उसकी बात आप कर लें, या आप खुद मुझे बताएं कि क्या हो रहा है इस वक्त और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सच क्या कर रहा है। सही। पापा मैं इसका अगला पार्ट पूछूं दोबारा फिर? अच्छा, मेरा ख्याल है सेकंड राउंड में हम आएंगे, एक राउंड हम कंप्लीट कर लें। मैं डॉक्टर स्नोकर की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब आप हैं तो आप अपने क्वेश्चन कीजिए। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी साहब, लिखिए जी। वालेकुम सलाम मिजाज सज्जाद है साहब, आप आपके? जी फरमाइए। हाँ, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जो है वो मैं आपको नहीं जानती थी, जी और शाहिद साहब ने आपका इंट्रोडक्शन भेजा तो मैंने महसूस किया कि आप कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स ने आपके बारे में जो बातें की हैं उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि आप बड़ी शख्सियत तो हैं, लेकिन उन मानों में नहीं है जैसे कोई सरकारी अफसर होता है, कोई जज होता है, कोई वकील होता है, बल्कि शायद आप उनसे ज्यादा बड़ी शख्सियत हैं। क्योंकि आपके स्टूडेंट्स ने जो मोहब्बत आपको दिखाई है, जो शफकत है, और इतने अरसे बाद वो आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन इसके लिए बनी है और मैं बहुत खुश हुई हूँ। और क्योंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ, तो मैं मुसलसल ये सोच रही थी कि क्या मेरे तालिबे इल्म कभी इस तरह से इकट्ठे होंगे। तो मेरा जवाब जो था वो इनकार में था कि शायद नहीं होंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपको सुनकर और आपको देखकर। मेरा बड़ी सवाल मेहरबानी। ये है मेरा सवाल ये है कि आप, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ और मुमकिन है बहुत दूसरे असातिज़ा मुझे सुन रहे हो, तो जी जी। कौन सी ऐसी टिप है एक उस्ताद के लिए जो उस्ताद के और तालिब इल्म के दरमियान ऐसा बाउंड क्रिएट कर सकती है जो आपने आपने अपने तालिब इल्मों के साथ क्रिएट किया है? जरा मुश्किल काम है आपने जो मुझे पूछा है, ये तो आसान काम नहीं है कि इस बात को मैं कैसे डेवलप करूं और इसको करूं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल है उसमें इस किस्म आवाज बंद हो गई है। कट गया। जी अब नहीं आ रही, अब अब आ रही है। और कोई हाँ आवाज नहीं है? अब ठीक नहीं नहीं अब जी जी ठीक आ रही आ रही नहीं नहीं। स्टूडेंट्स के साथ पूछ रहे हैं बॉन्ड कैसे। आ रही है आवाज आपकी, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है? ओके जी जी जी। स्टूडेंट्स जी। के साथ वो पूछ रहे हैं बॉन्ड कैसे, स्टूडेंट के साथ बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अच्छा कोई टिप ओके। वो समझना। हेलो, बात सुन रहे हैं जी मेरी? जी 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 आ रही जी। आ रही। तो जो खातून ने मेरी अभी आवाज? जी जी कॉल सजाद, किया, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही जी हूँ। आपने भी जो अभी मुझे कॉल किया है कि इस वक्त ये सूरत हाल या जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं और बाहर दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको भी अगर देख रहे हैं, तो सवाल बैठा ये होता है कि हम कौन सी ऐसी चीज नई फॉर्मुलेट कर सकते हैं, नई बहर जो है किसी बहर से हम चला सकते हैं। तो आप बहर कर सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है कि बहर करना जो है वो इतना आसान है, बल्कि असल काम यह है कि प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें कि हम प्रिवेल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सूरत हाल है क्या होने चाहिए, क्या होगा, इसका भी जवाब जो है किसी के पास, मेरे पास नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है? तो
मेरे साथ बैठ के आप बातचीत करेंगे तो मेरे साथ जो स्टूडेंट आपके साथ मैं करूँगा, जब आप मेरी साथ अभी बात हुई है तो मैंने आपसे कुछ बात की है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और मैंने बड़ी बात कही है। वो अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपके साथ बैठ के फिर आपके साथ बातें करूं और आपके साथ तफसील जो है अच्छा उसका जिक्र जो है वह करूंगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि इसको प्रेजेंट सिचुएशन को मैं जो है बाकी जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और डेडिकेशन और अच्छी अच्छी एफर्ट के साथ मेहनत करके जो काम करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ही अच्छे काम करते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर अच्छा उनका तरीका जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ये सजाद साहब का माइक फिर ऑफ हो गया है। जी सजाद नसीर है जी, फरमाइए। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़े शुक्रिया। आपका। जी साजिद साहब, डॉक्टर साजिद खान। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शेख साहब, सजाद नसीर साहब को मेरा सलाम। शेख साहब के तवज्जुह से आपका एक भरपूर तारुफ हमें मिला और वो जो आपकी जो एज ए सोशल इंस्पिरेशन आपने इस पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, वो आज भी उनके मोहब्बतों से छलक रहा है। अच्छा, मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आप उन पहली नस्लों में से हैं जिन्होंने साजिद अमेरिका साहब आपकी कट आवाज गई चली गई, आवाज कट गई आपकी साजिद साहब। जी सर, अब आवाज आ रही है सर? जी आ रही जी है। मुझे आ रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ अमेरिका से आपने वो पढ़ के आए, पीएचडी करके आए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उस्ताद थे और बड़ी वो वैल्यूज जो कि उस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में या दुनिया के बाकी सिस्टम्स में मौजूद थी, लिबर्टीज, फ्रीडम और बहुत सारी रूल्स ऑफ लॉ, फिर अपने समाज में जब इंसान वापस आए और ज़ाहिर समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद नहीं है, ना सियासी इदारों में मौजूद है, ना समाजी रवैयों में मौजूद है, तो ज़ाहिर है आपका वो जो आगाही का अजाब था, जिस नोशन से, जिन वैल्यूज से आप रोशनास थे, अपने स्टूडेंट्स को वो ट्रांसफर करते वक्त किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? आप क्या समझते हैं कि किस हद तक कामयाब रहे आप अपनी उन वैल्यूज से अपने स्टूडेंट्स को रोशनास करवाने में? जी बात यह है कि बड़ा मुश्किल काम है कि इसका जवाब कैसे दे आदमी। लेकिन इसकी सूरत यह है कि इस वक्त जो परसेंट, मेरा अपना ख्याल है 2 या 3% होती है स्टूडेंट्स के जिसमें मेहनत करने के बाद एक लेवल पे आ जाते हैं और फिर उनसे बात आप बैठ के कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो हैं वो रूटीन में रहते हैं सारे। लेकिन ये 10% या 5% वाले जो हैं सिर्फ वो इसको करते हैं और निकल के फिर आगे निकल आ जाते हैं। और ऐसी सूरत में जब वो आते हैं तो फिर गुफ्तगू जो है वो उस दौरान जो अच्छी होती भी है उनसे बात भी करते हैं, आप इंस्पायर भी करना चाहते हैं और इस तरह उनमें भी कोई इंस्पिरेशन की जो एक रमक होती है वो उसमें आ जाती है। जी कुछ ठीक सर, कहेंगे आप? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और अब डॉक्टर शाजिया मेरा ख्याल है और उसके बाद सुबुक सैयद। जी डॉक्टर शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपकी इधर आप इधर आए और हमें आपने वक्त दिया। सर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जिंदगी के मामलात में जब आपने लोगों के साथ डील किया तो वो कौन सी ऐसी खूबी है जो आपने ना जिसको मिस किया मामलात के अंदर? फॉर एग्जाम्पल कि आप समझते कि अगर वो लोगों के अंदर मौजूद होती तो शायद आपकी डीलिंग्स और वो चीजें आसान हो जाती।
क्योंकि हम अभी जैसे पढ़ा रहे होते हैं या और बहुत सारी चीजों में हम लोगों के साथ, जाहिर बात है सोशल लाइफ होती है हमारी, तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी जगहों पे ना कमी महसूस होती है कि अच्छा ये अगर लोगों के अंदर कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद ये मामलात आसान हो जाते। तो वहां पे सर आपको कौन सी चीज जिसकी अपनी शिद्दत से कमी महसूस की, वो क्या चीज होगी? ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ा आसान काम नहीं है जो आपने पूछ लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इसका तरीका कार जो है वो क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स को डील करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है इसके स्टूडेंट्स के साथ में कैसे डील करे। तो मेरा वैसे ये भी ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते भी हैं और चंद एक जो होते हैं उनको भी छोड़ दें, लेकिन मैं खुद इसका हिस्सा नहीं होता था, बल्कि उसके निकल के मैं खुद बहुत सारी ऐसी चीजें करता था। हेराफेरी भी कर लेते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे। तो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अमेरिका बहादुर में जितने लोगों ने वहां से पढ़ के, मोस्ट ऑफ ये एवरेज लोग थे एट बेस्ट। इनमें से कोई आउटस्टैंडिंग, इनमें से कोई बंदा नहीं थे, और सब ऐसे ही थे। ये बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पैनलिस्ट जो है अगर इजाज़त दें तो हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को शामिल कर लें। कुछ मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं कि कुछ सर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, तो वो भी कोई बात करना चाह रहे हैं। तो अब सिंधु साहब ने मीनवाइल ज्वाइन किया है, तो अफजल साहब ओवर टू यू। आप बताइए, आपने अगर लेट ज्वाइन किया तो सवाल ये था कि सज्जाद साहब का वो यूनिक इम्पैक्ट आप पे क्या था जिसने आपको हेल्प किया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में। तो इसको आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिए, उससे पहले अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा। जी सिंधु। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद अफजल संधू, एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैंने बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब की है और रिसेंटली अभी अभी रिटायर हुआ हूँ। 1987-88 में सर के पास मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट था। तो इनके पास जबरदस्त जो एक इम्पैक्ट वाला पेपर था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो हम पढ़ते थे। तो इनका एक स्टाइल जो था वो हमें अभी तक नहीं भूला, स्माइल के साथ पढ़ाते थे। और इनका स्टाइल जो भी था, यानी हम जो देहाती बैकग्राउंड से जो लोग गए थे, वो इनकी इंग्लिश जो थी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे कि जो ये इंग्लिश में हमें लेक्चर देते थे, साथ पंजाबी के एक दो अल्फाज भी कभी बोलते थे, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाते थे। तो हमें अभी तक जब ये पता चला कि सर आ रहे हैं, तो इनका वही स्टाइल, वही चीज जो है हमारे ज़हनों में है, वो हम नहीं भूले कि स्माइल के साथ हमें धीमे लहजे में खूबसूरत तरीके से पढ़ाते थे। जी अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। अफजल साहब कुछ और कहना चाहते हैं आप? सर को सलाम कह रहे हैं, इतने अरसे के बाद सर को देखा है। जनाब मैंने देखा है और मुझे याद भी आ गया है सारा। बहुत बहुत मेहरबानी कि आपसे बात हो गई है, बड़ी अच्छा हो गया देख के, बड़ा याद किया आपका वो जमाना जिसमें के हम सर लोग इकट्ठे होते थे। आप हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हमें जो नजर आते थे, यानी सर मसूद अहमद खान साहब जो होते थे, वो और आप ज्यादा स्माइल और पोलाइटनेस के साथ हमारे साथ करते थे इंटरेक्शन। थोड़ा सा कभी कभी हमें डर लगता था तो डॉक्टर फारूक असनाद साहब से लग जाता था, और आपसे हम सही ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी और दो कोई सवाल? सबके लिए ओपन है, हाउस इज ओपन फॉर एवरीवन। प्लीज आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको नजर आ रही है? सर अस्मा इकबाल, आपकी स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस एमफिल में पंजाब यूनिवर्सिटी। जी याद आ गया मुझे।
सर ये थोड़ा वो दौर था जब ना एमफिल बहुत सीनियर लोग कर रहे थे और मैंने एमए के फौरन बाद ज्वाइन किया, और पहले दिन आपसे ये डांट पड़ी थी कि ये एमए की क्लास नहीं एमफिल की है। सो क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे थे, और दूसरी चीज सब जो कह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश से बहुत इम्प्रेस होते थे, तो हम आपका जो स्टाइल था सूट और आपका सिगार, हम वो भी बड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक था। और जो अंग्रेजी आपकी थी वो तो जाहिर है लाजवाब थी। मुझे याद है उस वक्त हमारी अंग्रेजी आप जैसी अब भी नहीं है, तब तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो पेपर लिखते हुए एग्जाम में मेरी अंग्रेजी खत्म होगी तो मैंने उर्दू में लिखा। लेकिन जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आप हमेशा कॉन्सेप्ट्स को, चीजों को प्रेफर करते थे, लैंग्वेज को नहीं। आप बहुत अच्छी बोलते थे लेकिन हमें बहुत इनकरेज करते थे। जो चीज मैंने आपसे सीखी थी सबसे खूबसूरत चीज, कि आप इधर उधर की एग्जाम्पल्स नहीं, आप स्कॉलर्स को, आप थिंकर्स को कोट करते थे बुक्स के उनके नेम के साथ। और ये चीज इतनी इम्प्रेसिव है और यूनिक है कि आपके अलावा मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने याद करवा लिया इतना। बाकी बातें मुझे अब आ गई है, वो सारी बातें जो अभी जिक्र कर रही थी इसका मुझे पता चल गया है। और मुझे वो वक्त भी याद आ गया जब वहाँ बैठ के क्लास होती थी तो मैं बैठ के आपसे पढ़ाता था। और जैसा आपका ख्याल है मैं अंग्रेजी ज्यादा बोलता था, लेकिन मैं बीच में पंजाबी भी बोलता था। वैसे ये ऐसा भी शायद आपको सर याद होगा। यही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब मेरी अंग्रेजी खत्म हुई थी मैंने उर्दू में बाकी पेपर किया, लेकिन आपने उसके बहुत अच्छे मार्क्स दिए, चूंकि उस वो लिखा मैंने सही था। तो जो चीज सही। मुझे अच्छी लगी कि आप खुद बहुत अच्छी बोलते थे लेकिन अंग्रेजी आपका कॉम्प्लेक्स नहीं था। हाँ, चलो जी, अंग्रेजी अपनी जगह सही, लेकिन हम बात तो ये है कि आपसे आपसे उर्दू में बातचीत। बात करते थे। ये 2003 to 5 का बैच था सर। आप हाँ, बट आई थिंक ही कंक्लूडेड। थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक ठीक। ओके अस्मा, थैंक यू। और किसी का कोई कोई सवाल, कोई कमेंट? मैं आखिर पे रखूंगा अपने आप को, मेरी बात वैसे भी सर से होती रहती है। सर मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा। सॉरी मैंने 2 क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन जी जी जी। मुझे एक बड़ी हैरानी हुई सर का जब प्रोफाइल पढ़ते हुए कि इनका एक लेक्चर था इटली में। इटली हाँ में हाँ। सजाद नसीर साहब का एक लेक्चर था, और वो था ये जो फंडामेंटलिज्म है, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ बहुत ज्यादा। तो इनका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मॉडल पर था। और मुझे लगा कि उस वक्त पाकिस्तान में इस मौजू पर बात तो होती थी लेकिन बहुत कम बात होती थी इस मौजू पर। तो और ये देखें कि जो तीनों, मतलब पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ा, अफगानिस्तान के भी और ईरान के भी। और पाकिस्तान में इस सेक्टेरियन वायलेंस की जो थी वो भी तकरीबन उसमें एक बड़ा रोल था इसका। और साथ साथ जो मिलिटेंसी है उन दोनों का, यानी फिरकावारियत और अस्करियत पसंदी दोनों का जो गठजोड़ था उसके अंदर तो पूरा इन्होंने किया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बहुत ही ज्यादा मेंबर बैठे हैं, तो आप अगर कुछ, क्योंकि अब तो हम बहुत ही ज्यादा गहराई में खाई में जा चुके हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि उस वक्त जो आपको वो लेक्चर था तो उसकी बुनियादें क्या थी, किन खतूत पर आपने वो जो बात की थी वो क्या थी। लेकिन रोम रोम में जब गुफ्तगू हुई थी हाँ तो जी, रोम वही। में बात हुई थी, वहाँ फंडामेंटलिस्ट पे भी मेरी गुफ्तगू हुई थी। और इसके अलावा भी मेरा ख्याल काफ़ी नंबर्स हैं जिसमें ने कि वहाँ लेक्चर भी दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि उस वक्त सूरत हाल जिस वक्त चल रही थी तो उसमें मैंने कोशिश की है कि अवॉइड करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एंटी अमेरिका के साथ बात नहीं कर सकता था तो मैंने इसको नहीं किया। बल्कि कोशिश की है कि इसको मैं अंदर रह के मैं इसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त के जो हालात थे वो कोई अच्छे नहीं, तो उसकी वजह से मैंने उसमें एनालिसिस जो था वो किया था। वो अपनी जगह अपनी जगह मौजूद है, और मैं उसमें ज़्यादा तब्दीली उस वक्त नहीं की। और अब शायद मैं खुल के ज़्यादा बोल रहा हूँ आजकल। सर मैं सब कभी फिर आपको जहमत देंगे कि आपके एक तफसीली इस इशू पर इंटरव्यू करें जी। तो इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा तो फिर आपसे बैठ के ये सारी गुफ्तगू है और बातचीत जो है वो हो जाएगी अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इकबाल हैदर भट्ट साहब, सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरे क्लास फेलो थे हम, मैं उनका क्लास फेलो था, बल्कि हम दोनों आपके स्टूडेंट हैं।
जी इकबाल हैदर भट्ट साहब। अच्छा, सज्जाद साहब, एक ये पूछना था कि जो है हमारे कैंपसेस में जो एकेडमिक फ्रीडम की सूरत हाल है और ओवरऑल ज़ाहिर है स्टेट में भी उसकी एक बड़ी शदीद रिफ्लेक्शन नज़र आती है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो एकेडमिक्स से एकेडमिया है उनका क्या किस तरह का रोल रहा है या उनकी क्या लिमिटेशंस रही हैं पब्लिक डिस्कोर्स में कोई जगह बनाने में, यू नो, के लोग आराम से बात कर सके? वही बात है भट्ट साहब, पहले भी मैंने बात किया आपसे, तो मेरा तो यही गुजारिश है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस जमाने की जिसमें कि हम थे, अच्छा उस वक्त जो भी था वो चल रहा था, जैसे भी हो रहा था, अच्छा तो उसको जो भी होता था उसको पढ़ा देते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो कि बदल गई है और डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो इसी सूरत में अब कहना कि पुराने जो गुजरे हैं उसका मैं जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो गई है सारी, तो इसलिए बात करना जो है मुमकिन नहीं है। अब तो प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं सिर्फ उसकी बात जो है वो की जा सकती है। तो कितना फ्रीडम है वो कह रहे हैं एकेडमिया में इस वक्त टू एक्सप्रेस ओपिनियन? फ्रीडम का जहाँ ताल्लुक है, फ्रीडम इस वक्त जो कॉन्सेप्ट जो है एज ए कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, अच्छा वो पहले तो होता था जिस तरह भी वो चलती थी, लेकिन अब सवाल ये है कि इस वक्त जो डाउनफॉल जो चल रही है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि ओपिनियंस इस वक्त, जब अगर आप जितने के जगह हैं जहाँ पे आर्ग्यू करते हैं या उसका एनालिसिस जो है पेश करते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है जैसे ये पता चले कि कोई चेंज हुई है या प्रेजेंट है, इसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में पॉसिबल नहीं है कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये तो अभी सिर्फ डिक्लाइन जो है उसमें। ठीक जी, शाहिद असलम साहब, शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अब और कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको खुद से अच्छा शामिल करना सर चाहूंगा। मैं जी सुन रहा हूँ आपका पूरा जो सेशन चला है। तो मैं लॉ का स्टूडेंट था और 14 नंबर हॉस्टल में रहता था। इत्तेफाक से उस वक्त 86 का जो पॉलिटिकल साइंस का बैच था उसकी अलॉटमेंट पॉलिटिकल साइंस के बैच की 14 नंबर हॉस्टल में भी थी, तो आप लोगों के साथ गपशप थी, इंटरेक्शन थी। तो मैंने हमेशा आप लोगों से सजाद नसीर साहब का ही जिक्र सुना है, जब भी सुना है। और भी बहुत से प्रोफेसर थे लेकिन आपने बहुत कम दूसरों का जिक्र किया है। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी वेल ड्रेस होना, आउटस्पोकन होना, और फिर ये है कि अपने स्टांस पे ये बड़े कायम रहते थे। आप लोग बताते थे कि भाई जो डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स चलती रहती है, एक दफा जो एक इन्होंने फैसला कर लिया, जो एक इन्होंने स्टांस ले लिया, फिर उस पे ये कायम रहते थे क्या कुछ भी हो जाए। तो बड़ी एक्सीलेंट शख्सियत थी। और आप लोग से सुन सुन के मुझे मैं इनसे इंस्पायर हूँ। मुलाकात तो नहीं, लेकिन मैं इनसे इंस्पायर बहुत ज्यादा हूँ आपके रेफरेंस से। और जितने भी आप लोग थे, जितने भी आप लोग थे पॉलिटिकल साइंस के, सभी लोग इन्हीं के दीवाने थे। हाँ ये बात और इन्हीं की बात करते थे, और जहां भी होता था इन्हीं को कोट करते थे। और बिल्कुल ये ठीक बात। बड़ी बड़ी अच्छी बात थी। और मैं सर बहुत खुशी हुई है कि इतनी देर के बाद चलो सही इनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है, सुनने का मौका मिला है। सर मेरा ठीक, सलाम आपको। हाँ जी जी सर। थैंक यू। वालेकुम। सर ये आपके मुतासरीन में से थे, जो आपके स्टूडेंट नहीं थे लेकिन मुतासरीन में से थे, बल्कि हैं, आप भी हैं जी। अब भी हैं। अच्छा सज्जाद साहब, आपको अभी कोई और सवाल नहीं कर रहा, तो आपको याद है जब हमारी जो जूनियर क्लास थी, ये साबिर शाकिर उसमें थे और बाकी भी थे, इन्होंने वो जो कुर्सियां थी क्लासरूम में उनका बाइकआउट कर दिया था, और ये कुर्सियां निकाल के तो खड़े हो गए, कभी बैठ गए। फिर आपकी तीसरी क्लास थी मुझे याद है, तो फिर जब आप क्लास में आए तो आपने पूछा, और अभी जो आप सलमान ने जिक्र किया ना, आपके जो बड़े कैलकुलेटेड पॉजेज थे, उसकी जो हमने डेमोस्ट्रेशन देखी थी उस वक्त, वो बड़ा एपिसोड था। सज्जाद साहब ने पूछा कि क्या बात,
उन्होंने कहा जी कि ये जो कुर्सियां हैं इनके पीछे एक लोगो बना है, पाक अमेरिका फ्रेंडशिप जिंदाबाद, तो ये स्लेवरी की अलामत है, तो हम तो बड़े हुर्रियत पसंद है, तो हम इन कुर्सियों पे नहीं बैठते। सज्जाद साहब का पहला एक्ट ये था कि सज्जाद साहब ने वही कुर्सी उठाई और उस पर बैठ गए। अब ये इटसेल्फ जो है ना, बगैर किसी मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका पार्ट था। और मैं और भट्ट साहब अक्सर ये शरारतें मिलके करते थे, इनको देखते थे क्या कर रहे हैं। अच्छा खैर, बैठने के बाद इन्होंने कहा अच्छा तो ये बताइए कि आपको ये पता है कि यूनिवर्सिटी, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी की कॉपी की गई है? उन्होंने कहा नहीं पता। इन्होंने फिर वो यूनिवर्सिटी का स्टेट का नाम बताया। फिर पूछा आपको पता है कि ये ग्रांट किसने दी थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? तो बताया कि ये यूएस एड थी। अगले दिन टूर जा रहा था उनका, 3-4 सवाल इसी तरह के। हाँ, एक बड़ा मजे की बात, सज्जाद साहब कहते हैं ये जो शख्स आपके सामने बैठा है, आपको पता है ये कहाँ से पढ़ के आया? वे जी अमेरिका से। अच्छा अब क्या करेंगे, आप मुझसे नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर पढ़ेंगे। अच्छा कल टूर पे जा रही है, आप जिस बस पे जाएंगे वो भी अमेरिका से आई है, तो नहीं जाएंगे? उन्होंने कुर्सियां उठाना शुरू की और वापस लाके कुर्सियों पे बैठ गए। दिस वाज एंड ऑफ द डायलॉग। वाह सर क्या याद बात, याद है आपको ये? कुछ आ गया आ गया आ गया। अच्छा इससे भी जिक्र करना। ज्यादा मजे का, और ये सबूक के लिए थेमेटिकली भी मतलब इसकी रेजोनेंस होगी। सबूक जब आई ना, सलमान रुश्दी की किताब आई, हम हाँ क्लास में थे, सज्जाद साहब की क्लास में। बाहर आप यू कैन इमेजिन द कॉन्टेक्स्ट के पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत का जितना होल्ड था बड़ा और जोर जितनी था। पावर थी, और जैसे वो क्रैकर चलाते थे और बाहर नारे लग रहे हैं बायकॉट बायकॉट। तो यस सज्जाद साहब ने कहा आप ऐसा करें कि जो आपके बहुत ही जो आर्टिकुलेट 2 लीडर हैं उनको जरा अंदर भेज दें, लेट मी टॉक टू देम। अच्छा याद 2 आ लोग आ गए। सज्जाद साहब ने अब अपने वो जो क्वेश्चन थे ना वो शुरू किए। कहते हैं क्या हुआ? वो जी सलमान रुश्दी ने किताब लिखी है, उसने तौहीन रसालत की है। सज्जाद साहब कहते हैं कि आपने किताब पढ़ी है? सर नहीं वो तो नहीं पढ़ी। अच्छा ये तो इनको जाहिर है पता था कि भाई किताब तो आजकल भी कोई नहीं पढ़ता, तो वो वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे जिनसे सवाल था। सही। सज्जाद साहब ने पूछा कि आपको कहाँ से पता चला? उन्होंने कहा जी अखबार में हम। अब सज्जाद साहब कह रहे हैं कि क्या? सही। अच्छा बहुत बड़ा उसमें कैलकुलेट, क्या आपको यकीन है कि अखबार में छपने वाली हर खबर दुरुस्त होती है? वो जवाब आ रहा है कि नहीं सर। अच्छा तो मेरे लिए क्या? अच्छा हाँ, इसके बाद एक और बात आ रही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सज्जाद साहब कह रहे हैं कि आपने वो हदीस मुबारका सुनी है जिसमें ये कहा गया था, कुछ इस तरह के अल्फाज थे कि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए? जी सर सुनी है। अब इन्होंने उनका एक टूल इस्तेमाल किया जिनसे मुखातिब थे। उसके बाद सर ने एक पॉज दिया, बड़ा कैलकुलेटेड सा पॉज था, और पूछा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा सर आप क्लास पढ़ाएं। और ये मतलब बिलीव में कि वी वर इन द क्लास, और वो छोड़ के चले गए। उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया कि आप क्यों नहीं क्लास छोड़े, और कोई पावर डेमोन्स्ट्रेशन उस तरह से नहीं हुआ जैसे बाकियों के साथ हुआ। सर यही बात याद है आपको? अच्छा मुझे याद ये आ गया। लेकिन सर इसमें यस थोड़ा सा कमेंट मैं करूंगा कि उस दौर में उस जमात के तलबा कितने अच्छे होते थे। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये है कि लेकिन इतने अच्छे उस वक्त भी नहीं होते थे सबूक साहब, मैं वहां पे रहा हूँ। सही। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आजकल के हाँ दौर में कंपैरिजन करते हुए मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त डायलॉग पॉसिबल था। जी जी हाँ, ये और देखिए कितनी अच्छी साहब बात का है। जो था ना, ये जो अच्छा मैंने सलमान साहब ने जैसे बात की मेरे साथ फोन पे भी की, मुझे इनकी बात मजे की इसलिए लगी कि मैंने 3 बातें जो सवाल अपने दोस्तों से पूछा था वो मैंने खुद पहले रिस्पॉन्ड किया था। मैंने 3 बातें आइडेंटिफाई की थी। पहली बात यही आर्ट ऑफ डायलॉग का था। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि मॉरल करेज, ये बड़ा यूनिक था।
और तीसरी बात जो थी हाई स्टैंडर्ड्स, एस्थेटिक सेंस, हाई स्टैंडर्ड, और एक जो वो लाहौरी टच जो था ना सर में, वो अभी भी होगा डेफिनेटली। मुझे याद है मैं सर के साथ गाड़ी में बैठा, अमेरिका से आए थे, जो ही सड़क पे निकले इन्होंने लाहौरी स्टाइल में ड्राइविंग की। मैंने कहा सर आप अमेरिका से आए हैं, गाड़ी आप किस तरह चला रहे हैं? सर कहते हैं गड्डी से मैं लाहौर से चलाउण डया ना, अमेरिका से नहीं चलाउण। तो वो जो एक लाइवलीनेस थी ना, और वो सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ी कमाल की थी। तो ये तीन बातें मैंने आइडेंटिफाई की थी, इसलिए मुझे सलमान की बात बहुत अच्छी लगी कि भाई सलमान एज अ सन, अगर उसने उसकी भी ये एक्सपीरियंसेस हैं तो मेरे भी सिमिलर हैं काफी। तो ये बड़ा कमाल था। और एक मजे की बात सर की, ये जो मुझे आदत है, मैं आज दोस्तों को बताऊं, ये जो टाइम पंक्चुअलिटी है, ये खूबी या खराबी, ये सज्जाद साहब का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैं लाहौर गया, सज्जाद साहब मुझे कहते यार जिम खाना आ जाओ, मिलते हैं, ये टाइम है। मैं चला गया, अब सज्जाद साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, और आधे घंटे के बाद मुझे कहते हैं यार पता नहीं पाकिस्तानियों की मसला है, अमरीका जो पढ़ रहे ने टाइम की पाबंदी को नहीं कर, प्रोफेसर है देखे अद्धे घंटे का मैंने इंतजार करा। तो ये भी सर में था कि भाई टाइम को जो है ना वैल्यू करना है, अपने भी दूसरे के भी। और एक मजे की बात, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ले भी सकता हूं लेकिन मैं अवॉइड करूंगा, मैं थोड़ा, एक हिस्टोरियन है सरकारी, बहुत से लोग समझ जाएंगे मैं किन की बात कर, उनकी एक किताब आई, तो सज्जाद साहब जिम खाना में ही कहीं पार्किंग में उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो सज्जाद साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब तेरी किताब बहुत अच्छी है लेकिन खुद भी पढ़ लेना। उसका एक बैकग्राउंड था, वो मैं बाद में सुना दूंगा कि उसकी वजह थी इस जो बात इन्होंने की थी ना, कि उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से इन्होंने कहा था, और मतलब बिल्कुल ठीक कहा था। अच्छा, इसके बावजूद मैं, सज्जाद साहब एक जमाने में लाइब्रेरी के लिए बुक्स रिकमेंड करते थे ना, कौन सी हमें रखनी चाहिए कौन सी नहीं। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी भी हुई, हैरत भी हुई, उसी जो जो मैंने कहा सरकारी मुअर्रिख जो थे, उनकी एक किताब जब सामने आई, तो सज्जाद साहब मुझे कहते हैं यार किताब बच्चों के काम दी हैगी है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारा तो ये होता है कि हम जिसके खिलाफ हैं तो हम पूरे खिलाफ हैं। अच्छा, मैंने कहा यार बड़े बड़े मतलब इनके जो है ना वैल्यूज बड़ी कमाल की हैं, कि इन्होंने ये अपना नहीं देखा कि मेरा बायस क्या है, तो कहते यार ये रख लेनी चाहिए स्टूडेंट्स के काम। तो वो बहरहाल बड़ा एक इन्फ्लुएंस था इस एतबार से। तो मैं अगर इस तरह सुनाऊंगा, बहुत से वाकयात होंगे, तो और किसी दोस्त को शामिल करते हैं जो भी बात करना चाहे, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी ये चेरिशेबल मेमोरीज हैं, और मैं बड़ा मशकूर हूँ सर ने आज हमें ज्वाइन किया और हमें सबको मौका मिला ये शेयर करने का। तो और कोई दोस्त कोई भी बात करना चाहे, मैं इसलिए बोला था कि कोई और नहीं अभी कोई बात कर रहा था, तो ये शाहिद साहब, मुझे इजाजत है, मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल जी मसूद साहब, जी जी अच्छा, डेफिनेट। मुझे सर जो, वैसे तो बहुत सारी बातें याद हैं, मुझे याद है कि सर ने हमें जो लेक्चर दिया था वे बैक इन 1996, ये वो दिन थे चंद दिन पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी। सर ने उसका बड़ा अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस किया था, उसकी शख्सियत का भी, और कुछ प्रोडिक्शंस भी किए थे। आज मैं मसूद को जब जेल में देखता हूँ तो मुझे सर की प्रोडिक्शन याद आती है, किया कि ये होने वाला और वो हुआ। ठीक तो सब थोड़ा सा बताएं, मैं सहाफियों में तो अब रह नहीं सकता, वो क्या कहा था? सोचते हम अलग से जो बैठते कुछ हैं आज हो रहा है, मौसूफ जहां आजकल क़याम पजीर है, बस समझे कि इसी तरफ इशारे। यही कहा था इसी को हाँ। प्रोडिक्ट किया था। चले, और कोई दोस्त कोई भी बात करना चाहे प्लीज आप कीजिए बात, कोई सवाल कोई कमेंट। मुझे एक बात याद आ रही है जी जी के वो सर के बारे में अक्सर कहते थे कि इन्हें दी अंग्रेजी उसको बड़ा रेफर करते थे, तो अक्सर कहते थे कि अगर किसी ने कहना हो कि मेन आर वॉकिंग, तो सर कहेंगे कि होमो सेपियंस आर इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये बहुत चलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी लेकिन ये कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मुझे लगता है कि डिक्शन सर ने दी है जो, और वो बहुत अहम चीज है कि आप कैसे देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स को। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
अच्छा, और कोई साजिद खान साहब कुछ कहना चाह रहे अच्छा, मैं सर से ये पूछना चाह रहा था, ये जो जिया का पीरियड था हम्म। और उसका एक पासिंग रेफरेंस भी थोड़ा सा आया, तो जिया की पीरियड की वो जो एक जबर और वो जो एक बंदिशें थी, उसमें सजाद साहब का किरदार किया था, और उसमें अपने वो किरदार की वजह से किस किस्म के मिसाइल का शिकार हुए, अगर उस पर हमें थोड़ा सा बता सके तो वो जो एक बहुत सारे लोगों की इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस है, उसमें हम सजाद हम्म, साहब के किरदार को भी समझ सकेंगे। ठीक। जी सज्जाद साहब, सर क्या सलूक हुआ था? वो सलूक क्या होना था, वो फिर मुझे 79 की बात है, 79 की बात है। तो 79 के बाद फौज साहब ने मुझे भी बैन कर दिया, मुझे बैन कर दिया था। शोरकोट चला गया, तो वहां से फिर कोई 12-11 महीने के बाद फिर मुझे फिर वहां से स्टाफ कॉलेज को छोड़ के, वो तो वैसे स्टाफ कॉलेज में रखना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे दूसरी अपना नीपा, हाँ नीपा, नीपा जो थी, फिर उसमें फिर मुझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर वो मैं 3 साल वहाँ चला, फिर 2 साल ही और चला 5 साल। तो ये पीरियड जो था वो गुजरा गया, लेकिन उस पीरियड में ज़रा डिफिकल्टी काफ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉज एबल टू मैनेज इट, और उसको जैसे चाहा मैंने इसको चलाया इस तरीके से। ठीक। जी सर। अच्छा, डॉक्टर राहत कुछ पूछना चाह रही है। डॉक्टर राहत कायद आजम यूनिवर्सिटी में होती है। जी डॉक्टर राहत। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच इतनी इंटरेस्टिंग और लाइवली डिस्कशन के लिए। अगर इजाज़त हो तो मैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स कुछ सवाल कर लूं? नहीं, सवाल बिल्कुल कर लें आप, ब्रीफली करें। कर लूं, थैंक यू सो मच। जी 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 डॉक्टर। सवाल सर मेरा ये है कि हम लोग अपने जब पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और इवन अभी रिसेंटली भी जो इलेक्शंस नहीं हो रहे या जो भी डिले एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं कुछ इदारों का हाथ उसमें ज्यादा बयान किया जाता है कि नहीं इलेक्शंस हो नहीं रहे क्योंकि कुछ इदारे चाहते नहीं हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो सर क्या मतलब जनरली हर बंदा इसको दूसरे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में वीकनेसेस हैं, तो हम पॉलिटिशियंस को इन चीजों के लिए कितना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सॉरी, इसमें मैं क्योंकि आज अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि आज डिनर पे क्या डिस्कशन हुई हमारी, जी सर। जी और वो प्लीज। इसी टॉपिक के ऊपर हुई। और अबू और मेरी अक्सर यही एक डिबेट रहती है कि वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बताते थे कि क्या होना चाहिए, आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है, थ्योरी क्या कहती है। हाँ सही। और मैं उनको कहता सर अबू प्रैक्टिस में तो कुछ नहीं हो रहा। आज हमने ठीक है। पूछा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अबू बताएं पंजाब हुकूमत केयर टेकर को कितनी देर हो गई है, तो उन्होंने मुझे दूर से देख के स्माइल, फिर ना छेड़ मुझे, ये वही वाला टॉपिक छेड़ है तू फिर से। मैंने कहा देखिए कानून क्या कहता है, पॉलिटिक्स क्या कहती है, आइन क्या कहता है, और हो क्या रहा है, आप क्या हमें सिखाते थे और क्या हो गया। तो फिर कहते हैं तू सही कहता है। इसलिए अभी भी उन्होंने आज भी यही कहा कि रेलेवेंट ही नहीं रही वो बातें जो हम पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्यों जी, ऐसी चले जी। बिल्कुल किसी सही और है, तो उसका जवाब आ गया है, बस आ इसका गया जी, जवाब आ बिल्कुल। गया कहते है। रेलेवेंट ही नहीं रहा हाँ जो हम पढ़ाते थे। जी 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 जी। अस्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्मा। अस्मा का वैसे ही वो पोस्चर स्टक हो गया वहीं पे कैमरा। तो किसी और दोस्त का कोई कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। सहर आरिफ। जी सहर। सर एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी सर, अपना पहले तारुफ थोड़ा सा करवा दीजिए सब दोस्तों को, और फिर आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ फ्रॉम एलसीडब्ल्यू, एम लेक्चरर। मैंने एक क्वेश्चन ये करना था कि जैसे कि हम रिक्रूटमेंट्स होती हैं जैसे हमारी, तो उसमें हमें हमारे तो एकेडमिक जो पोर्शन है वो तो एक लैदा है, उसमें से हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिक्स को लेके क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि जो पैनल बैठा हुआ है वो किस पार्टी से रिलेट है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब ना तो हम किसी भी पार्टी का एक नेम लेके हम मेंशन नहीं कर सकते कि हम इसके सपोर्टर्स हैं। तो मुझे जरा इसमें जरा बहुत कंफ्यूजन होती है, तो काइंडली मुझे इसके बारे में जरा गाइडलाइन दे दे।
सर थोड़ी क्लैरिफिकेशन कीजिए, पैनल किसकी आप बात कर रही हैं? जो आज का हमारा डिस्कशन का पैनल था। जवाब तुसी दे लो, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ठीक मैं है। क्या तुसी दे लो। ये ठीक जैसे सर। रिक्रूटमेंट्स होती हैं, पैनल डिस्कशन पे बैठता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारे बैठते हैं, तो वो मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स को पता वो बड़ा करते हैं कि जी आप किस जमात से हैं, क्या है, किसके सपोर्टर्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें? आप भी जैसे वो आपके साथ करते हैं, आप भी उनके साथ वही पॉलिटिक्स करें और बड़े तरीके से आप निकल जाएं उसमें से जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पॉलिटिक्स यही है। मतलब हम हाँ तो हाँ। कंफ्यूज होते हैं ना कि ये सामने वाला बंदा को अगर हम नून लीग का जवाब देते तो वो पीटीए वो हाँ, निकल आए, यही- अगर हम पीटीआई के exactly। चले जाएं तो तो आप उनको कंफ्यूज कर दें ना, यही तरीका है जो आपको। अच्छा, इससे आपके सवाल से ना सर मुझे एक बात याद आ गई। एक दफा हम स्टूडेंट जो थे ना बड़े परेशान से, ये हालात पाकिस्तान के कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे, आजकल ज्यादा उस तरह के होंगे। सज्जाद साहब के पास हम गए, हमने कहा सज्जाद साहब देखें सूरत हाल बड़ी क्योटिक सी हो रही है, तो क्योस में हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। सज्जाद साहब कहते हैं इसमें क्या परेशानी की बात है। हमने कहा बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, क्योस से परेशान होना चाहिए बंदे को, कह रहे हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं यार देखिए क्योस का मतलब क्या है, किसका मतलब यही है कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो आप अगर कोई किसी को नहीं पूछने वाला तो आप जो करना चाहते हैं आप भी वो कर लें, आपको भी कोई नहीं पूछेगा। तो इसमें से हिम्मत पैदा करें जस्ट। और हमने वैसे एंजॉय किया कि ये बड़ा यूनिक सा एक पर्सपेक्टिव है, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि क्योस जो है वो भी एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है। तो भाई जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं आप उनको कंफ्यूज करें। मैं सज्जाद साहब की उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए इसका उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि जवाब मैं दे। सर मैं तो पूछ सकती हूँ एक सवाल फिर से? जी 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 Excuse जी me. अस्मा। मुझे सर से ये पूछना है कि क्लास में सर हमें लेक्चर देने के लिए आए और सर ने सारी क्लास के सामने खड़े होके नवाबजादा नसरुल्लाह को ट्रिब्यूट पेश किया कि आज जमहूरियत की बहुत बड़ी आवाज बंद हो गई है, उनकी डेथ हुई थी कुछ दिन पहले। तो मुझे सर से ये पूछना है कि इस सारे केओस में, इस सारी सिचुएशन में कोई एक नाम, कोई अदारा हमें बता सकते हैं जो उन जैसा रोल प्ले कर। अब ज्यादा नसरुल्लाह कह रहे नहीं, उसका ऐसा कोई नहीं। तो फिर सर हम इस सिचुएशन से कैसे निकले, ये केओस ये कैसे नहीं आप खत्म हो और मान हमें लीजिए फिलहाल निकलने की कोई सूरत नहीं है, अभी निकलने की कोई सूरत नहीं है और नीचे जा रही है, ज्यादा कोई सूरत हाल नहीं है इस वक्त। ठीक सर छोटा सा एक अगर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूंगा अगर आप जी जी इजाजत जी दें। जी सबूक सर डेफिनेटली जी सर ये इस तरह हुआ कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए तो सेम ये सवाल उसी दिन मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान में क्या कोई ऐसी शख्सियत है कि जो इस बहरान से इस कौम को निकाल सके। बीबी जब पाकिस्तान आई थी तो हमें उनके साथ ट्रैवल का भी इत्तेफाक हुआ और उनसे मुलाकातें भी रहती थी। तो मुझे लगा कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की कि इस वक्त हमें में नहीं जाना चाहिए और उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और उनकी 7 नवंबर की स्पीच है यहाँ इस्लामाबाद में जरदारी हाउस के बाहर, जिसमें वो पाकिस्तान का झंडा उठा के खड़ी हुई थी और हम उनके सामने थे और आगे खारदार तारें लगी हुई थी। तो बीबी ने उस वक्त ये कहा कि ना मेरी फौज से लड़ाई है ना मेरी पुलिस से लड़ाई है। इस वक्त हम सब लोगों को अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए सामने आना चाहिए, एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सब अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें। तो जब बीबी क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब आए तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जिस पर आज इत्तेफाक राय हो सकता है और सब लोग ये कहें। तो मैंने नवाज शरीफ साहब का जब खिताब हुआ तो मैंने एक वी लॉग किया, वो था नवाज शरीफ से खिताब, यानी नवाज शरीफ से मैंने खिताब किया कि मैंने उसमें कहा कि बजाय इसके कि अब आप पाकिस्तान आ चुके हैं और आप मुस्लिम लीग नून के लीडर बने और आप सिर्फ पंजाब के लीडर बने या जीटी रोड के लीडर बने, आप अगर इस वक्त, क्योंकि 3 मरतबा आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, तमाम तर एतराज़ात के बावजूद 3 मरतबा आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाना भी जानते हैं और मौका मिले तो बिगाड़ना भी खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप अगर थोड़ी सी ये शफ़क़त फरमाएं और उस मुल्क को इस गिरदाव से निकालने के लिए थोड़ा सा अपना कद बड़ा करके आप सामने आए। तो स्पीच में भी थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ इशारे दिए, यानी सर ये बड़ा मुश्किल टाइम था कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। इलेक्शन में जाने से पहले इस तरह की गुफ्तगू करना थोड़ी सी मुश्किल थी। तो
थोड़ा सा उनसे हमने कहा कि क्योंकि जब नहीं है, और सजाद साहब सही फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जो इनको सर खाना खिलाने के लिए इकट्ठे बिठा सके, बजाय इसके कहना कि किसी और चीज के लिए खाने पर भी इकट्ठा बिठाने वाली कोई शख्सियत नहीं है। तो अगर मियाँ साहब थोड़ा सा दिल बड़ा करें तो मेरे ख्याल सजाद साहब जैसे लोग बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं। तो अगर ये चाहें तो मियाँ साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं। वो आजकल मुझे पता चला है कि वो बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि कुछ लोग उनसे आके मिलें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हम ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं। अब बेहतर यही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डॉक्टर शाजिया कुछ पूछना जा रही हैं सज्जाद साहब आपसे। डॉक्टर शाजिया जी, डॉक्टर शाजिया जी। सर मैं बस मेरे ख्याल में आखिरी ही सवाल होगा। शायद मैं आपसे बस ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने काफी दफा भी जिक्र किया कि काफी टफ टाइम, आपने मुश्किल टाइम देखा क्योंकि आप मुख्तलिफ चीजों पे आपने स्टैंड लिया और जो बात आप सही समझते थे स्टैंड लिया, और उसके अपने कॉस्ट भी थी। तो उस प्रोसेस के अंदर जैसे अभी हम मोरल करेज की बात कर रहे थे, तो होता है कि इंसान स्टैंड लेता है और जब मुश्किल टाइम आता है तो समहाउ वो फिर मोहतात हो जाता है। लेकिन ये जो मोरल करेज अलाइव रखना है ना, उसको लेके चलना, वो जो आग अंदर लगी हुई है उसको भड़काए रखना, वो सर आपने कैसे किया इस सिस्टम के अंदर रहते हुए? थोड़ा सा सर अगर आप हमें गाइड कर दें। वो जनाब बात ये है कि जब तक तो लेफ्टिस्ट जो होते थे सारे, और हम भी उसी का हिस्सा होते थे, और लिहाजा राइटिस्ट होते थे। अच्छा, राइटिस्ट के हम खिलाफ होते थे और ये लेफ्टिस्ट वाले हम होते थे। अच्छा, इनमें आपस में पटास जो थी वो हमेशा चलती आई है। तो ये काफ़ी प्रोसेस जो है जिसमें वक्त गुजर गया, तो उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि ना लेफ्टिस्ट है ना कोई राइटिस्ट रह गया। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है। तो ऐसी सूरत में इस वक्त कोई नहीं है, और जिस तरह टूट पटाट हो रहा है और डगमगडी में चल रहा है, तो ये इसी में चल रहा है। तो अब ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ ना ये राइटिस्ट। बिल्कुल ठीक। सर, वो एक बेसिक सा सवाल है कि आप जी, बस टीचिंग में क्यों आए थे? खास तौर हाँ। पे आप देखें, जो मतलब हमारे यहाँ तो मतलब अभी भी इतनी मजबूत स्टेट है, मतलब इतना कोई लुक्रेटिव काम नहीं था, खासतौर पे जब आप उधर आए थे। तो मतलब टीचिंग का क्या मसला था आपका? क्या क्यों प्रॉब्लम क्या था? सज्जाद साहब, मैं क्वेश्चन आपने सुन लिया, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ। भट्ट साहब ने कर उसी दें स्टाइल कर दें किया जैसे क्लास में करते थे आपसे। कर दें, रिपीट कर दें प्लीज। मैं करता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने टीचिंग का क्यों इंतखाब किया, और उस जमाने में तो टीचिंग कोई इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता था, तो आप इसमें ही क्यों आए? टीचिंग क्यों शुरू की? टीचिंग क्यों शुरू? वो तो यही था जी, 22 लेवल पे मैं जब बन गया, प्राइम लेक्चरर बन गया, तो ख्याल तो यही था कि मैं भी सिविल सर्विस में ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा तुसी पढ़ा देता है आदमी, लेक्चरर के तौर पर कुछ तरह चलूंगा। लेकिन उसके बाद जब 5 साल 4 साल हुए, तो उसके बाद इम्तिहान जो था सिविल सर्विस का, फॉर ए रीजन आई कुड नॉट टेक द सिविल सर्विस। मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया था, तो उस प्रॉब्लम की वजह से मैंने जो कि सिविल सर्विस का इम्तिहान देना था, लेकिन वो फिर मैंने नहीं दे सका। तो उसकी वजह से मैंने सिविल सर्विस में नहीं गया। तो उसके बाद फिर इसी दौरान में फिर उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका आपको मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो फिर मैं अमेरिका से स्कॉलरशिप लेके फिर वहाँ चला गया। फिर वहाँ बैठ के मेरी सेहत जो थी वहाँ जाके ठीक हो गई, तो उसके बाद मैंने काम शाम की था। लेकिन उसकी वजह ये बनी थी, वरना मैंने सिविल सर्विस का देना था, और फॉर अपना सिविल सर्विस लेकिन का आप वो दूसरी बात भी तो करते हैं ना कि, और वो दूसरे सवाल का जवाब भी है कि जवानी का राज क्या है? कहते हैं मैं यंग स्टूडेंट्स के साथ रह के जवान रहता हूँ। तो सर मेरा चला ख्याल नहीं है कि बेहतर। अब मजीद कोई सवाल नहीं है, तो हम आपका बहुत ठीक है, शुक्रिया तो अदा बस करते हैं। इसको आपने बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन आप कोई कंक्लूडिंग कोई भी कमेंट्स आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप कमेंट करें और आपके कमेंट के साथ हम इसको फिर कंक्लूड करेंगे।
बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। इतने सालों पहले इन सारों बातें जो हैं उसमें गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू से मुझे बहुत फायदा हुआ और अच्छा भी लगा और आपको बहुत पसंद किया और बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी वजह से हम इकट्ठे हो गए। वी आर ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया खुश सर। रहें सर, सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे सेहत के साथ। थैंक यू सो सो का मच, अल्लाह अप्रिशिएट।